हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए पॉलिटी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन बात करेंगे, किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अंग्रेज थे उन्होंने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव पास किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसमें कुल धाराएं कितनी थी। तो 321 धाराएं थी तथा अनुसूचियां थी 10। तो क्वेश्चन आता है कि पहले कितनी अनुसूचियां थी तो भारत संविधान में, तो ये थी 10 अनुसूचियां, जो कि अभी कितनी हो गई हैं, अब बढ़कर 12 हो गई हैं। और 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, साथ ही एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भी की गई। और इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। इसका रीजन ये था कि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, ना कि अनिवार्य। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो 1935 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। और यदि हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की, तो समाप्त हुआ था 1935 के तहत, लेकिन अगर लागू कब हुआ था तो ये आएगा, इसलिए किया गया था 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो कि आगे चलकर 1935 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये लागू किया गया था 1937 में, 2 साल बाद। नेक्स्ट है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था भी की गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल के जो सदस्य थे इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई और प्रांतों में ही मताधिकार का विस्तार भी किया गया। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया था तथा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा साथ ही एक संघीय न्यायालय 1937 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई थी 1935 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। 3 सूचियों में किया गया था, कौन कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, लेकिन यदि आज बात करें तो आज अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। किस अधिनियम से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट है 1935 के एक्ट में क्या उल्लेखित था, प्रांतीय स्वायत्तता थी, करेक्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था और संघीय व्यवस्था भी थी, इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये किस पर आधारित था, तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मार्ले मिंटो की बात करें तो ये कब आया था, ये आया था 1919 में। मार्ले मिंटो रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड कब आया था, तो ये आया था 1932 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो ये आई थी 1928 में। ये डेट भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा टफ बनाने के लिए इसका सीक्वेंस में लगाने को पूछता है, तो अच्छे से इसको याद करिएगा। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते थे। मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय बन के आए थे। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, कहाँ, नई दिल्ली स्थित काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, अस्थायी ये थे मतलब टेम्परेरी ये थे, तो परमानेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस एक्ट के तहत बनाया गया था, मतलब कि किस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या है कि 1773 के पहले भी बंगाल के गवर्नर होते थे, लेकिन बाद में उन्हें क्या किया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जनरल सब याद रखिएगा। और इसी एक्ट के तहत जो वॉरेन हेस्टिंग था, ये अच्छे से याद रखिएगा, जो वॉरेन हेस्टिंग था ये बंगाल का पहले गवर्नर जनरल बने। इसका मतलब कि 1773 में कौन था इंडिया में, तब था वॉरेन हेस्टिंग। और इससे 1833 के एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये याद रखिए कि 1773 में पहले क्या किया कि बंगाल में गवर्नर होता था, फिर उन्होंने वो लेके आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उन्होंने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर था, चलो भाई उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। अब बना दिया। फिर उस टाइम पे कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था जो कि बंगाल का गवर्नर होता था, तो उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना दिया गया। फिर लेके आए 1833 का एक्ट, और उसके तहत क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसे क्या किया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि चलो अब जो सिर्फ बंगाल का है नहीं, वो बंगाल का ही नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। और इसके तहत उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और यही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने कब, 1833 के एक्ट के तहत। ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1774 में, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, इसी के तहत कलकत्ता जो कि बंगाल है, और 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पार्लियामेंटो सुधार आया था 1919 में, इसका प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी क्या, यस की गई थी। और केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत भी दिया गया था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन, ये तो बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत ही फेमस है पार्लियामेंटो सुधार, ये भी थी व्यवस्था, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया था, ये सही नहीं है, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंटो सुधार आया कब था, 1909 में। इसके अंतर्गत क्या किया कि जो केंद्रीय विधान परिषद में जो निर्वाचित सदस्य थे उनको स्थान दिया गया था, और इनकी संख्या कितनी थी, 16 थी, लेकिन इनको बढ़ाया गया, कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक, राजस्व सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। मतलब ब्रिटिशर्स का क्या था, इन्होंने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की कि वहीं पे वो मतलब ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी जो सभी मामले थे उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया, और नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दी गई कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और इसी अधिनियम ने जो प्रशासनिक सुविधा थी उसके लिए कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के कौन से एक्ट ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय किया गया था, तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जो कि खत्म ही नहीं हो पाया था 1 लाख रुपए तभी भारत में। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारत के साहित्यिक पुनरुत्थान तथा स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च कर सके। निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई, तो ये की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई, और वो कानूनी मेंबर कौन थे, मतलब कि लॉ मेंबर कौन थे, ये थे लॉर्ड मैकाले। तो ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले मतलब पहला कानून सदस्य कौन था, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को कौन से एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, 1784 का जो नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था उसी के तहत जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीटर द पंगर, इन्होंने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिससे क्या किया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग भी किया गया। साथ ही जो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। किस एक्ट ने पहली बार भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये बनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1861 के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा जो वायसराय था उस समय कौन था, कैनिंग, उसके द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकारी नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। 1861 की अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, करेक्ट है। और प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, कानून निर्माण का तो अधिकार नहीं दिया गया। और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई नहीं, ये भी नहीं की गई। तो इसका हो जाएगा ओनली वन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो जो 1861 का एक्ट था, इसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और ऐसे जो अध्यादेश पारित किया जाता था उसकी अवधि कितनी थी, 6 मंथ होती थी। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग जानेंगे 1861 के इंपॉर्टेंट प्रावधानों को। तो 1861 के तहत ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। मनोनीत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उनको विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? 1861 के एक्ट के तहत। लेकिन यह अधिकार सभी प्रांतों को नहीं दिया गया था, यह भी याद रखिएगा। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1862, मतलब कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में तथा पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। ये महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1861 के अधिनियम के तहत। और 1861 के एक्ट के तहत ही भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन भी किया गया। और 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीनों याद रखिएगा कि कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापना की गई उच्च न्यायालय की। तथा 1866 में चौथा उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में कब हुई, ये अच्छे से याद रखिएगा, 1866 में हुई थी। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। कब? तो ये की गई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही पहली बार जो गवर्नर जनरल था, इसकी परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र 1858। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। और इसी के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। और इसी अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान थे? तो इसमें गवर्नर जनरल का पद नाम चेंज करके भारत का वायसराय किया गया। और लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय बने। इसी के तहत एक नए पद का सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। और इसमें जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति भी निहित थी, किसके पास? भारत के राज्य सचिव के पास। तथा भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। और यह एक सलाहकारी समिति थी तथा परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत सचिव को बनाया गया। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात भी हुआ। और इसी एक्ट के तहत ही कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यही से ही मतलब 1861 से ही भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। और इसी एक्ट के तहत ही बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। तो ये भी किया गया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। तो जो 1919 का एक्ट था, इसके तहत ही लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। और अब तक
भारत सचिव द्वारा जो किए जा रहे कार्य थे उनको उच्चायुक्त को स्थानांतरित किया गया। मतलब कि 1919 में क्या किया, लंदन में भारत के उच्चायुक्त की व्यवस्था की गई और जो भारत सचिव द्वारा कार्य किए जाते थे उस सभी कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसके तहत, भारत के उच्चायुक्त को। यदि हम 1919 के बात करें तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तथा इसी के तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था भी का, मतलब कि राज्य परिषद और विधान परिषद का गठन भी किया गया। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य थे उनमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया। इसने सांप्रदायिक आधार पर, मतलब 1919 के एक्ट ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को भी विस्तारित किया। पर इस कानून ने ही संपत्ति कर या फिर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मताधिकार तो प्रदान किया लेकिन सीमित। और इसी के तहत ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, क्वेश्चन में आया तो ये किया गया था 1919 के एक्ट के तहत ही। और 1919 में पहली बार जो केंद्रीय बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और 1919 का जो एक्ट था इसी की जांच के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन भी किया गया था, जो कि यह आया था 1928 में भारत। और यह इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था साइमन आयोग का। कौन से एक्ट के तहत द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1919 के एक्ट के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की प्रमुख अनुशंसा क्या थी, तो इसमें भारतीय प्रशासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण करेक्ट है। जो प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति दी गई थी, नहीं, शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण किया गया था, ये भी नहीं है। और केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी, तो ये भी नहीं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण था। 1919 के एक्ट की प्रस्तावना में क्या क्या था, तो प्रस्तावना में प्रशासनों में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, करेक्ट है। सुशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन में जो भारतीय संपर्क थे उसे बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, मतलब कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना बेसिकली। और प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से, मतलब कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को क्या कहा जाता है, तो इन्हें मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक कॉमन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने क्या कहा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं एग्जाम में, बस इतना याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी, ये 20 अगस्त 1917 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही बताना हमें। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, मतलब नेहरू रिपोर्ट के बारे में है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था, महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। मतलब कि 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान यही नहीं है। तो देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय रियासतों के लिए एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। और इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए तथा ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। और विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों के मनोनयन भी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासदा का एक नया अधिकार पत्र कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को दासता का नया अधिकार कहा। अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक तथा अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा भी दी। और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। उत्तर तिथि मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। और सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ही उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, तो इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, करेक्ट है।
और इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी है, ये भी सही है। और यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, करेक्ट है। और इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का भी संविधान है, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसमें सभी है, सभी कारण है भारत के संविधान के बड़े होने का। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 1946 में। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और इसमें पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का फिर से पुनर्गठन भी किया गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की व्यवस्थाएं क्या थी? तो ये आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पर। और भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इससे प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी तथा लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919, इससे द्विशासन पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर दिसंबर 1929 में। और इसी संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, तो ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना की बात की तो ये आई थी 3 जून 1947 को। और इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की, उसमें दोनों डोमिनियन को भारत यानी कि और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही व्यवस्थापिका में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत दिया गया तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है, उसका कारण दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। करेक्ट है, पूर्ति करता है। इसका कारण की यदि बात करें तो इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो हाँ, भारत को एक ग्रहित संविधान कहा जा सकता है क्योंकि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ग्रहण की गई हैं, इसलिए इसे बोल सकता है एक ग्रहित संविधान है। लेकिन ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कारण और कथन दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के बारे में दिया गया है कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। करेक्ट है। और एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी है, ये भी सही है। और यह एक लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही है। समाजवाद से बंधा हुआ है भारत, क्या समाजवाद से बंधा हुआ है भारत? तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।